आइए हम लोग आज ग्रामर में कुछ सीखते हैं। इंग्लिश ग्रामर ग्रामर का डिफिनेशन तो आप सबको पता होगा, किसको कहते हैं ग्रामर। ये जो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में इंग्लिश की शुरुआत जो होती है, हमको पता है कि ये इंग्लिश ए से लेके और यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ए बी सी डी जो पढ़ते हैं हम लोग, ए से जेड तक ये जो होता है, तो ये ए से जेड तक कुल 26 क्या होते हैं, लेटर होते हैं। ये हम सबको पता होता है, देयर आर 26 लेटर्स इन अ ग्रुप दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। और ये जो ए से जेड तक का ये जो ग्रुप है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको अल्फाबेट कहेंगे। अगर ये पूछता है आपसे कि अल्फाबेट की संख्या कितनी होगी, अगर कोई पूछ रहा हो, तो अल्फाबेट बेटा एक ही होगा, क्योंकि ए से जेड तक एक समूह बन गया तो इसको एक ही कहेंगे, तो एक अल्फाबेट। लेकिन लेटर्स अगर कोई पूछेगा तो कितने होंगे, 26 लेटर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इस 26 लेटर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये आप सबको पता है, एक को वावल बोलते हैं और एक को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ये दिख रहा है आपको ना, वावल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। वावेल जो होते हैं, ये तो एक बच्चा हाउस होल्ड नेम, इट्स हाउस होल्ड नेम, बच्चा जानता है, कहते हैं हाउस होल्ड नेम। तो ये 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। 5 वावेल कौन कौन से होते हैं, जितने लोगों को पता है कमेंट में आप जरूर लिखिएगा वावेल कितने होते हैं, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। और इसमें 2 सेमी वावेल भी होते हैं, तो ये 2 चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप यहां लिखेंगे वावेल कितने होते हैं और सेमी वावेल कितने होते हैं। बाकी जो बच गए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस ना, एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये जो होते हैं ये आपके कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। और बाकी वावेल, इसमें फोनिम्स भी होती है, इसकी ध्वनि होती है, जिसके बेस पे हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो अल्फाबेट की संख्या 1 हो जाएगी और ये लेटर हो जाएंगे 26। इसी तरह से ये तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पार्ट नहीं है, ये तो ग्रामर के अंदर हम लोग इसका ये किसके में आएगा। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात करूंगा तो ये ग्रामर के किस पार्ट में आएगा, ग्रामर एक ही थोड़े होता है, इसके 5 पार्ट होते हैं। अभी मैंने कहा there are 5 parts of English grammar। इंग्लिश ग्रामर के कितने 5 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट, 5 पार्ट, जिसमें सबसे पहला जो होता है मैं यहां लिख देता हूं, ऑर्थोग्राफी, फिर होता है इटिमोलॉजी, फिर होता है आप कह सकते हैं सिंटैक्स, फिर पंचुएशन, ठीक है। और एक और जो जिसको हम प्रसंगी कहते हैं, रस छंद अलंकार वाला जो होता है, इसको प्रसंगी कहते हैं। तो ये 5 पार्ट होते हैं ग्रामर के। इसको ये जो लेटर वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे, वो ग्रामर के पहले भाग के अंतर्गत आता है, जिसको वर्ड विचार हिंदी में कहते हैं। हिंदी में हम इसको वर्ड विचार कहते हैं। इसमें हम वर्ड के बारे में, अक्षर के बारे में पढ़ते हैं। इटिमोलॉजी जो होती है, इसको शब्द विचार कहते हैं। अभी वर्ड से क्या बन जाएगा, अभी शब्द बनेगा ना, इस लेटर से अभी हम क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे, तो ये शब्द विचार के अंतर्गत आएगा। अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं वो सब किसमें, किसके अंदर, शब्द विचार, एटिमोलॉजी का एक पार्ट होती है, उसके अंतर्गत आती है। सिंटैक्स जो होता है वो वाक्य विचार जिसको कहते हो आप, मतलब वर्ड से क्या बनता है, शब्द बनता है, शब्द से क्या बनता है, वाक्य बनता है। इसे भी आप याद कर सकते हो। और
विराम चिन्हों का प्रयोग जो होता है, उचित विराम चिन्हों का जो प्रयोग होता है, और ये छंद विचार जो रस अलंकार छंद होते हैं, ये 5 पार्ट होते हैं ग्रामर के। इसको आप याद रखेंगे, ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रेसिडिक, ये 5 पार्ट होते हैं ग्रामर के, जिसमें अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ये लेटर का अल्फाबेट वगैरह, ये किसके अंतर्गत आएगा? ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब ये जो लेटर है इसको आप कमेंट में जरूर लिखेगा। इसमें एक चीज और में, इसमें अगर इसके हम साउंड की बात करें तो इसमें 44 प्रकार के कुछ साउंड निकलते हैं, जिसको अंग्रेजी में फोनिम्स कहते हैं। इसको मैंने बीटीसी में पढ़ाया भी था आप लोगों को। तो 44 साउंड्स निकलते हैं, जिसको फोनिम्स कहते हैं। तो अगर फोनिम्स की संख्या पूछता है तो कुल कितने हो जाते हैं? फोनिम्स हो जाते हैं, जिसमें ये जो वावेल है 20 प्रकार के इससे, और 24 प्रकार के। तो 20 + 24 अगर ऐड करेंगे तो 24 और 20 44 प्रकार के साउंड हो जाएंगे, 44 प्रकार की ध्वनियां इससे निकलती है। ठीक, लेटर के बाद क्या बनेगा? लेटर से क्या बनेगा? वर्ड बनेगा ना। लेटर के बाद वर्ड बनेगा, वर्ड से क्या बन जाएगा? सेंटेंस बनेगा, और सेंटेंस के बाद क्लाज, फ्रेज वगैरह ना, क्लाज, फ्रेज, ये सब। सबसे पहली चीज कि लेटर किसको कहेंगे? लेटर किसको कहेंगे? आपने देखा कि ये ए बी सी डी जो आप लिख रहे थे, तो ये सबसे छोटा यूनिट है। तो हम कह सकते हैं लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अगर हम लेटर की बात करें तो क्या कहेंगे? इट इज, या लेटर इज द smallest unit of a language। लेटर क्या है? लेटर हमारी जो लैंग्वेज है, अंग्रेजी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, उस लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। तो लेटर क्या है? सबसे छोटी यूनिट है। हाँ, अल्फाबेट। अच्छा, अल्फाबेट क्या है? आप अल्फाबेट बताते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, फिर बताता हूँ। जैसे मैंने ए लिख दिया, ई लिख दिया, एल लिख दिया, तो ये सब क्या है? यहाँ पर आगे सकते हो विच कैन नॉट ब्रोकन, जिसको तोड़ नहीं सकते हम, इसको अलग अलग नहीं कर सकते। अल्फाबेट की अगर आपको लिखना है, मैं इसको बता दूँ। अच्छा, अल्फाबेट, एक बात याद रखिएगा, अल्फाबेट मतलब वर्ड माना। अगर कहीं पे अल्फाबेट से लिख जाए तो वो लैंग्वेज हो जाएगी, वो भाषा से मतलब हो जाएगा, तो अल्फाबेट से भी हो जाएगा, वो भाषा उसका मतलब हो जाएगा। अल्फाबेट किसको कहेंगे? तो सिंपल से चीज, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which is used in a language। हो गया? क्या करना है? अक्षरों का एक क्या है? समूह है, जिसका प्रयोग हम किसमें करते हैं? भाषा में करते हैं। वो अल्फाबेट हो गया। अल्फाबेट की बात बता दी आपको। ठीक, तो चलिए, अल्फाबेट हो गया, फिर आपको लेटर मालूम हो गया, हो गया ना। अब लेटर से क्या बनेगा? वर्ड बनेगा, शब्द बनेगा। वर्ड क्या होता है? अब देखो, जैसे मैंने कोई लेटर लिखा, जैसे आर लिखा, मैंने ए लिखा, जे लिखा, तो ये क्या बन गया? एक वर्ड बन गया। तो ये किसका ग्रुप है? लेटर का। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, अ ग्रुप ऑफ, ये किसका ग्रुप है भाई? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स ना, which has
हैज इट्स कंप्लीट मीनिंग, ऐसे कर सकते हैं। कंप्लीट सेंस लिख सकते हैं, जिसका अपना एक पूरा अर्थ होता है। जैसे यही मैं ऐसे लिख दूँ AJR, ऐसे लिख दिया मैंने, तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने लिखा RAJ, तो ये राज हो गया, इसका मतलब ये एक वर्ड बन गया। तो यही बात है, तो ये वर्ड बन गया ना। तो आपने क्या सीखा? अल्फाबेट सीख लिया, लेटर सीख लिया, वर्ड सीख लिया। ठीक, वर्ड के बाद क्या आएगा? सेंटेंस है। वर्ड के बाद क्या आ जाएगा? सेंटेंस। सेंटेंस किसको कहेंगे? तो अब यहाँ सेंटेंस बनाएंगे तो देखिए किसका ग्रुप बनेगा? वर्ड्स का ग्रुप बनेगा। तो जहाँ पे ये लेटर्स का ग्रुप बन रहा था, ये वर्ड्स का, तो यहाँ क्या लिख लीजिएगा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख लीजिए, शब्दों का ऐसा समूह which makes a complete sense, which makes a complete sense। शब्दों का ऐसा समूह जो क्या देता है? एक सार्थक अर्थ देता है, वो सेंटेंस हो गया। सब लेटर्स का, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ होता है, वर्ड हो गया। और वो समूह जो अक्षरों का है, वो रखा जिसमें जाता है, वो अल्फाबेट हो गया। ठीक, जैसे मैंने कोई सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा था राम, फिर लिखा इज गॉड, तो ये क्या बन गया? ये एक सेंटेंस बन गया। अगर यही इसको पहले लिख देते, फिर इसको लिखते, फिर इसको लिखते, तो सेंटेंस नहीं बनता, क्योंकि ऑर्डर नहीं होता। अब सेंटेंस बनाने का ऑर्डर क्या होता है, क्रम क्या होता है? तो इसको हम लोग थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ इसको। ठीक है, आइए हम थोड़ा सेंटेंस के बारे में। अभी देखो, अल्फाबेट था, अल्फाबेट से क्या बन गया था? बताओ, अल्फाबेट में लेटर थे ना, अल्फाबेट का मतलब अल्फाबेट में लेटर थे, तो अल्फाबेट में क्या होते थे? लेटर होते थे। तो लेटर से क्या बन गया? हमारा वर्ड बन गया। वर्ड से क्या बन गया? सेंटेंस। अब यही हम लोग को जानना है कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस बनता कैसे है? तो जब भी आपको सेंटेंस बनाना होगा, तो उसमें क्या क्या चीजें होगी? सब्जेक्ट, वर्ब, और एक और चीज होती है जिसको आप कहते हो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें इतनी चीजें होनी चाहिए, कम से कम एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, और एक ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है। सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट होता है, इसका काम कौन करता है? हमने पढ़ा था कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, और यही टोटली ग्रामर में फंक्शन करते हैं। वो 8 होती कौन कौन सी है? तो आप सबको पता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन,
कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। अब इन आठों का अलग अलग देखो, इन्हीं को क्या कर दिया गया है, पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब इन्हीं को काम दे दिया गया अलग अलग कि आपको सेंटेंस में कौन कौन सा काम किसको करना है। तो इसमें सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, ये ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट का काम हमेशा कौन करेगा, या तो नाउन करेगी या प्रोनाउन करेगा। मतलब इसका फंक्शन बता रहा हूं कि ये हमेशा किसका काम करता है, सब्जेक्ट का और प्लस ऑब्जेक्ट का। एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ये दोनों जो काम है वो कौन करेगा, या तो कोई नाउन करेगा या कोई प्रोनाउन करेगा। ठीक, मतलब नाउन के फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो नाउन कौन कौन से कार्य कर सकता है। पहला तो नाउन कार्य कौन कौन से करता है। पहला काम वो किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। दूसरा काम ऑब्जेक्ट का। तीसरा काम कॉम्प्लीमेंट का भी काम नाउन या प्रोनाउन ही करेगा क्योंकि या है तो दोनों में से कोई है। चौथा काम एक और काम करता है, ये कभी कभी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बनता है। आपने देखा होगा एक और गवर्ड बाय प्रीपोजिशन नाउन के कमा के बाद आकर के। तो अभी मैं आपको चार के बता रहा हूं, यहाँ पे चार समझिएगा, फिर मैं आगे और भी फंक्शन नाउन के बताऊंगा। तो ये चार अच्छे से याद रखना आप लोग, कौन कौन सा काम करते हैं नाउन, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट का और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। किसका काम होता है, नाउन का काम होता है। ठीक है, जैसे कोई सेंटेंस लिखे हैं, अगर मान लो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसको समझते हैं। मैंने लिखा राम टीचर्स English in the class। अब सबसे पहले तो हम इसमें नाउन ढूंढते हैं। देखो यहां पे एक नाउन, ये तो वर्ब है, फिर यहां नाउन है ना, फिर यहां मैंने देखा प्रीपोजिशन है, ये आर्टिकल, और यहां फिर नाउन आ गया। अब यहां का नाउन तो हमको समझ में आ रहा है कि ये वर्ब के पहले ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। चलो मैं इसको सब्जेक्ट लिख देता हूं। ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मतलब यहां तक सेंटेंस अभी सही बन रहा है हमारा। फिर यहां पे नाउन आ गए, इसका मतलब या तो ये ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि यहां भी काम नाउन का भी होगा। तो अब राम पढ़ाता है तो पता मुझे पढ़ाता है या अंग्रेजी को पढ़ाता है, मतलब जी अंग्रेजी को पढ़ाता है। तो जब इस क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ेगा तो ये ऑब्जेक्ट होगा। मैं इसके बारे में बताऊँ, इसका मतलब ये भी ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसके पढ़ाने का ये इंग्लिश को पढ़ाता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहां अगर इसको मैं हटा दूं फिर मुझे नाउन मिल गई। अब यहीं तक तो सेंटेंस यहीं तक बनता है, तो इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, तो यहां तक तो हमारा एक सेंटेंस बन गया। लेकिन अब कह रहा है कि वो क्लास में पढ़ाता है, मतलब यहां क्लास दे दे या फिर इंग्लिश दे दे, तो फिर हम इसका क्या करें। हाँ, अगर यहां भी ये नाउन आ गया तो ये क्या करेगा, इसको इसमें एडजस्ट करने के लिए यहाँ प्रीपोजिशन लगाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगाते हैं।
तो यहाँ पे राम अंग्रेजी पढ़ाता है। अब कह रहा है कि क्लास में यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे। आप लोग कहोगे इन लगाएंगे क्योंकि आप लगाए थे। एक चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ जरूरी नहीं कि आप इन ही लगाओगे। राम अंग्रेजी क्लास में पढ़ाता है तो इन लगाइएगा। अगर क्लास के बाहर पढ़ाता है तो तब इन कैसे लगाएंगे, तब यहाँ आउट लगा देंगे। क्लास के पहले ही पढ़ाता होगा, बिफोर लगा देंगे। क्लास के बाद पढ़ाता होगा, आफ्टर लगा देंगे। मतलब यहाँ कोई भी प्रीपोजिशन कॉन्टेक्स्ट के अनुसार हम लगा लेते हैं, जैसा दिया होता है उसके अनुसार प्रीपोजिशन लग जाता है, लेकिन लगाएंगे जरूर यहाँ। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये भी तो नाउन है। तो ये नाउन का मैं फंक्शन बता रहा था आपको कि नाउन जो होती है वो कुछ 4-5 तरीके से काम करती है, जो मैंने आपको बताया। सब्जेक्ट का काम करती है, ऑब्जेक्ट का काम करती है, कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकती है और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का भी काम करती है। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें इतना ही पढ़ेंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो फिर आप कमेंट जरूर करिएगा जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।